गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और हम आपके लिए लाए हैं एक आज न्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सीरीज अब डेली आया करेगी। इसमें से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का एक मॉक टेस्ट सीरीज फर्स्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका जवाब बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी सही होगा, हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया। ऑप्शन नंबर ए है लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर 2 है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर 3 है लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी है जॉन सॉल्क। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है लीवेनहॉक। इसका सही आंसर है लीवेनहॉक। देखिए लुई पास्चर जो हैं वो पाश्चुरीकरण के लिए फेमस है। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। और एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक का टीका जो होता है उसके लिए एडवर्ड जेनर जाने जाते हैं। और जॉन सॉल्क जो है पोलियो के टीके के विकास के लिए जाने जाते हैं। कौन? सॉल्क जो है वो पोलियो के टीके के विकास के लिए जाने जाते हैं। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके के लिए जाने जाते हैं। और लुई पास्चर जो है वो पाश्चुरीकरण के लिए जाने जाते हैं। और लीवेनहॉक जो है वो जीवाणुओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है कावेरी, ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। ये याद रखना, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है, पूरे भारत की नहीं पूछी जा रही। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ सही आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा। इसके बाद जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। गोवा के उपनिवेश कौन थे। आपको आंसर देना होगा, गोवा के उपनिवेश कौन थे। नंबर 1 है फ्रांसीसी, नंबर 2 है डच, नंबर 3 है पुर्तगाल और नंबर 4 है ईस्ट इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल, क्योंकि गोवा के उपनिवेश कौन थे? पुर्तगाल। देखिए क्या हुआ था कि यूरोप से सबसे पहले कौन आए थे, तो यूरोप से सबसे पहले हमारे क्या नाम है कि पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आने के बाद में कौन आए थे? वो आए थे डच आए थे। डच के बाद में कौन आए थे? तो वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। हमारे देश आज़ाद होने के बाद पुर्तगाली गोवा छोड़ कर के गए थे। तो अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, क्वेश्चन बनता है पुर्तगाल से कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि शहद का मुख्य घटक कौन है। इसका आप लोग आंसर सही से दीजिएगा। शहद का मुख्य घटक कौन है? तो देखिए शहद का मुख्य घटक जो है वो है फ्रैक्टोज, ठीक है। शहद का जो मुख्य घटक है वो है फ्रैक्टोज। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 पराबैंगनी किरणें, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 4 तारत्व। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ये आप लोग बताइएगा, द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु की, प्लेटो की, होमर की या शेक्सपियर की?
तो देखिए ये जो क्या नाम है, द पॉलिटिक्स पुस्तक जो है वो अरस्तू की है। ठीक है, द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? अरस्तू की है। और क्या नाम है कि प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और होमर की पुस्तक का नाम क्या है? होमर की पुस्तक का नाम है ओडिसी। ओडिसी, ठीक है, ओडिशा वाला ओडिसी। ठीक है, और इसके बाद है शेक्सपियर। शेक्सपियर की पुस्तक कौन है? तो शेक्सपियर की पुस्तक का नाम है रोमियो जूलियट। ठीक है, शेक्सपियर की पुस्तक का नाम क्या है? रोमियो जूलियट। लेकिन इस द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो वो है अरस्तू की। अरस्तू की पुस्तक का क्या नाम है? द पॉलिटिक्स। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग करिए। तो देखिए पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई को, ठीक है, देखिए 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसको हम जैविक विविधता दिवस भी बोलते हैं। जैव विविधता दिवस हमारा 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को हमारा कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसका याद करने की ट्रिक हम आप लोगों के लिए, जितने भी घास के मैदान हैं इस सभी को याद करने की एक बेहतर ट्रिक है मेरे पास, बहुत अच्छी ट्रिक है। जितने भी घास के मैदान हैं पूरे विश्व में, सबको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे जितने घास के मैदान हैं सब याद करवा दूंगा। बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप ट्रिक के जरिए बहुत ही जल्दी याद कर। देखिए इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। डाउन्स क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी बॉलर होते हैं क्रिकेट के, तो वो सब बाउंस मारते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बॉलर्स हैं तो सब वो बाउंस मारते हैं। तो बाउंस से हम क्या याद रखेंगे? डाउन्स। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1974, ऑप्शन नंबर बी है 1969, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 1972। तो इसका सही आंसर है हमारा 1974। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो है 1974 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राम उत्तर दिशा की तरफ चला। देखिए ये हमारा रीजनिंग का एक मैंने क्वेश्चन रखा है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैंने इस मॉक टेस्ट को बनाया है मैंने। तो राम उत्तर दिशा की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह थोड़ा चला, फिर वह बाएं मुड़ा, पुनः थोड़ा चला, फिर वह बाएं मुड़ा, पुनः थोड़ा चला, वह पुनः बाएं मुड़ा, तथा फिर थोड़ा चला। इसके बाद नीचे और क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, तथा वह थोड़ा नीचे फिर चला और वह दाएं मुड़ गया। अब राम किस दिशा में जा रहा है? तो चलिए इसको हम लोग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए इसका क्या है? राम उत्तर दिशा की तरफ चला। तो देखिए ये हमारा देखो डायरेक्शन के एक सेकंड ये देखिए ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। ये हमारा है पूरब, ये है पश्चिम ईस्ट वेस्ट, ये हमारा है नॉर्थ और ये हमारा है साउथ। ठीक है, ये हमारे 4 डायरेक्शन होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है राम उत्तर दिशा की तरफ जाता है। देखिए उत्तर कहाँ है? ऊपर की तरफ, नॉर्थ। ठीक है, राम उत्तर दिशा की तरफ जाता है। चलिए उत्तर की दिशा की तरफ हमने बढ़ा दिया इसको। इसके बाद कहता है फिर वह दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, चलिए हमने दाएं हल्का सा मुड़ा दिया, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर थोड़ा चला, चल दिया, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। थोड़ा चलने के बाद में वो बाएं मुड़ गया। ठीक है, पुनः थोड़ा चला और वह बाएं मुड़ गया, तो पुनः थोड़ा चला और वह बाएं मुड़ गया, फिर वह थोड़ा चला और फिर से बाएं मुड़ गया, तो ये फिर से बाएं मुड़ गया। ठीक है, तथा थोड़ा चला और वह दाएं मुड़ गया। तथा थोड़ा चला
दाएं मुड़ तथा वह थोड़ा चला और वह दाएं मुड़ गया। अब यहाँ से देखिए दाएं मुड़ाना है हमको, तो यहाँ से हम दाएं मुड़ाएंगे तो ये हमारी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, बी गुरुत्वाकर्षण, सी संवेग और डी भार। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्जेलिक, नंबर बी है लैक्टिक, नंबर सी है फॉर्मिक, नंबर डी है मेलेइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक। देखिए ऑक्जेलिक में हमारा पाया जाता है टमाटर। ठीक है, ऑक्जेलिक में हमारा क्या पाया जाता है? टमाटर। और हमारा लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल हमारा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे खट्टी चीज़ें मतलब वैसी खट्टी, नींबू नहीं, नींबू तो अलग चीज़ है। खट्टी चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो कि एक टाइप का देखा जाए तो दूध दही वगैरह से बनता है। जैसे हमारा दही हो गया, ठीक है, दही हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, ये इसमें सब में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है चींटी में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हमारा चींटी में पाया जाता है। और बचा मेलेइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो वो है सेब। मेलेइक अम्ल हमारा सेब में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, लैक्टिक दूध दही में, और फॉर्मिक चींटी में, और मेलेइक सेब में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से करना। ठीक है, मुझे पता है इसमें काफ़ी लोग गलत आंसर देंगे। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8844 मीटर, 8849 मीटर। देखिए इसका सही आंसर जो होगा हमारा बी होगा। हम जानते हैं, आप लोग शॉक्ड होंगे, जिनको नहीं पता होगा उन्होंने ए ऑप्शन लगाया होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम लोग जितनी भी किताबों में पढ़ते हैं सब में 8848 ही लिखा होता है। ठीक है, सब में 8848 ही लिखा होता है। लेकिन अभी क्या है, जो नए पैटर्न की अब बुक आ रही हैं, क्या होता है, हिमालय पर्वत दिन प्रतिदिन की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब जो नए प्रकाशन की जो बुक आ रही, नए प्रकरण की जो बुक आ रही, नई नई बुक आ रही 2022 लेवल की, 2022 की जो बुक्स आ रही हैं उसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8850 लिख के आ रहा है। ठीक है, 8850 लिख के आ रहा है। आप लोग चाहे गूगल में मार सकते हैं, उसमें आजकल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8850 दिखा रहा है वर्तमान में। उसका रीज़न ये है कि माउंट एवरेस्ट दिन पे दिन इसकी ऊंचाई क्या है वो बढ़ रही है। टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो आज भी वो सरक रही हैं, आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही वो एकदम न्यून अवस्था में वो बढ़ रही है, जो कि बहुत काफ़ी सालों बाद पता लगता है। ठीक है, तो काफ़ी सालों के बाद हमको 2 मीटर की आज क्या नाम है ऊंचाई हमको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8850। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का फ़र्क होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का फ़र्क होता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4.5, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का फ़र्क होता है? तो वो है डी। अच्छा, आपसे हम पूछें कि चलिए आगे हम बताएंगे क्या पूछना है, आगे हम पूछते हैं। अच्छा चलिए अभी पूछ लेते हैं। चलिए अच्छा देखिए, ये बताइए, एक सेकेंड, हाँ, दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, एक सेकेंड, दो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं इसके बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? आप लोगों को अगर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। इसकी इन दो देशांतर रेखाओं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर।
111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नंबर 1 है कल्पना चावला, नंबर बी है वेलेंतिना श्रेष्कोवा, नंबर सी है विलियम रॉन्की और विलियम डी है हिलेरी सुकियो। तो इसका आंसर हमारा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएंगी वेलेंतिना श्रेष्कोवा। ठीक है, इसका देखिए कल्पना चावला तो जो है वो भारत की प्रथम महिला हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला कौन, अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली तो वो है कल्पना चावला। अगर विश्व के लेवल पे पूछा जाए तो वो है वेलेंतिना श्रेष्कोवा। ये हमारी कहाँ की थी? ये रसिया की रहने वाली थी उस समय। ठीक है, ये रूस की रहने वाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टैपियोका कहाँ पाया जाता है? टैपियोका कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। टैपियोका हमारा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कितने डिग्री चैनल पाया जाता है? देखिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कितने डिग्री चैनल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 8.8 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 9.0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 14 डिग्री। तो इसका आप लोग आंसर अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा कितने डिग्री चैनल पाया जाता है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ, नमस्कार।